हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फार्मेसी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की, जो कि है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। उससे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से सेकेंड ईयर के आपके कुछ क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाए, जो कि लगातार पेपर हो गए 1 से 8 तारीख के दौरान। उस दौरान हम लोग पेपर नहीं दे पाए, लेकिन अभी बचे हुए 2 पेपर हैं। एक तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है और दूसरा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी HCP। तो उन दोनों का पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रियांशु, और हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। सभी ने सब्जेक्ट लगभग पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा या पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखे हैं वो प्रीवियस ईयर को और जगह से सोर्सेस से हमने देख के तभी इसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो जैसा अभी तक हमने फर्स्ट ईयर में किया था डिप्लोमा में, उसमें हमने सेक्शन ए को सबसे पहले रखा था, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। इसमें हम सबसे पहले सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं और 6 आपको करने रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ PCI। PCI क्या होता है और उसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपको इसमें लिखना है। तो PCI जो होता है वो हाईएस्ट बॉडी है हमारे इंडिया में, जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को रन करता है या रेगुलेट करता है। जो पूरा हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसको कौन रेगुलेट करता है या रन करता है, कौन कौन से लॉज रहेंगे, कैसे कैसे क्राइटेरियाज रहेंगे, तो उसका सारा काम किसका है? PCI। तो क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें वो उसके हेडिंग लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI एंड देन दूसरा हेडिंग लिखेंगे फंक्शन ऑफ PCI। उसके अलावा इस वीडियो के एंड में कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं हमने कि कैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज याद कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोबरेट द ड्यूटीज पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, या जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या जिनके मेडिकल शॉप हैं, अक्सर DI जो होता है ड्रग इंस्पेक्टर, वो अक्सर इंस्पेक्शन के लिए शॉप पे आते हैं। तो उनका बेसिक ड्यूटीज है कि आप एज पर द नॉर्म्स सारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ दवा जो बिक रही है वो लीगल है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। तो वो सब इंस्पेक्ट करना किसका काम है? ड्रग इंस्पेक्टर का। और उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, वो हो सकता है कई बार पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या उसके अलावा सील कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्यूटीज एंड पावर होगा, क्या ड्यूटी है, जिम्मेदारियां हैं, और क्या उनके पास पावर होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एंड मेडिकल प्रोफेशन। हमने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में पहला तो लॉ शब्द है जो कि कानून को दर्शाता है, और दूसरा है एथिक्स जो कि नैतिकता को दर्शाता है, जिम्मेदारियों को दर्शाता है। तो इसमें बेसिकली आपको फार्मासिस्ट के एथिक्स लिखने हैं उनके जॉब को लेके, कि कौन कौन से नैतिकता होनी चाहिए। जैसे आपको हमेशा ट्रूथ बोलना है, या जो भी पेशेंट आया उसके मदद करना है, हेल्पिंग नेचर रखना है। तो ये सारे क्या है? एथिक्स है, एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। इसके अलावा जैसे कि जस्टिस होना चाहिए और बेनिफिशियंस होना चाहिए और साथ ही साथ पेशेंट केयर होना चाहिए। तो ये सारे इंक्लूडेड है किसमें? एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ नहीं होगा, बेसिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होते हैं? अगर आप कोई भी नई दवा बनाना चाहते हैं, उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा CDS सडेस्को से। और उसके जो भी कंडीशंस हैं और जो भी नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कि प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं। तो ये भी आपको क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस इशू होगा जब आप वो सारे कंडीशंस को, शर्तों को मानेंगे, फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट है, डिफाइन ओपियम एंड चरस।
ओपियम और चरस क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। ओपियम का मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, वो लिखना है आपको, और साथ ही साथ चरस। उसके बाद बताया गया है, लिस्ट आउट द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट क्या हो, तो इसके अंतर्गत ही ओपियम और चरस का खेती की जाती है, उसको उगाया जाता है। और अगर कोई इलीगली अगर इसकी खेती कर रहा है, उगा रहा है, तो उस पे कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस है और पेनल्टीज है। ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का या 1 साल का। उसके साथ ही साथ पेनल्टीज भी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की लगाई जाती है। उसके बाद है एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अभी हाल ही में ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी 3 साल पहले आई थी, तो उसमें आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उनके क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, और साथ ही साथ क्या ड्यूटीज होती है। तो क्वालिफिकेशन में बेसिकली फार्मेसी बैकग्राउंड से रहते हैं, कई बार बीएससी के भी बैकग्राउंड से रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से। और उसके अलावा इनका काम होता है जो भी इनको ड्रग सैंपल दिया जाए उसको एनालाइज करके बताना कि एक्चुअल में वो वही ड्रग है कि नहीं, या कोई और केमिकल मॉइटी है, या कुछ और चीजें उसमें प्रेजेंट है, तो वो गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो कि नई दवाएं जो होती हैं उनको हम ह्यूमन पे, मतलब लार्ज पॉपुलेशन पे डायरेक्ट न दे के पहले कुछ ह्यूमन पे सैंपल ह्यूमन पे उसका हम ट्रायल करते हैं। जैसे 100 लोगों को ले लिया और उसके बाद उसका ट्रायल किया। तो इसका कॉन्सेप्ट लाने का ये मतलब है कि जो हम दवा खोजे हैं उसको डायरेक्ट हम पॉपुलेशन को न दे दें, ताकि अगर उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट हो या साइड इफेक्ट हो, एडवर्स इफेक्ट हो, तो हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर लें या मिनिमाइज कर लें। तो हम पहले 100 लोगों पे करते हैं, फिर 1,000 लोगों पे करते हैं। अलग अलग फेजेस भी होते हैं उसमें, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अब तो ऑनलाइन होता है बेसिकली। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं कहीं भी, कैफे से या सीएससी से। और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन आता है कॉलेज में, फिर उसके बाद वो अप्रूवल होता है, तो फाइनली 3 से 4 महीने में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो। तो इसमें स्टेप्स लिखने हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट है राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। हाउ विल यू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। इसमें आपको डीपीसीओ का ऑब्जेक्टिव लिखना है। डीपीसीओ जो बनाया गया बेसिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, बेसिकली कि जो दवाओं का रेट है या जो उसके दाम है वो एक कंट्रोल्ड वे में रहे, मतलब बहुत ज्यादा ना बढ़े। इसलिए डीपीसीओ की स्थापना की गई। और उसमें जो दवाइयाँ आती हैं तो वो बहुत ही सस्ती हो जाती हैं, ताकि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि वो हर तबके के लोग उसको खरीद सके और अफोर्ड कर सके। उसके बाद है सेलिंग ऑफ प्राइस। प्राइस जो सेलिंग है वो कैसे डिसाइड होता है, तो बेसिकली उसमें ऐड किया जाते हैं सारे कॉस्ट जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का या मैन पावर इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके तब हम फाइनल प्राइस बताते हैं फॉर्मुलेशन का। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रांड एंड जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर साल आते हैं ये, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। ब्रांडेड मेडिसिन वो होते हैं जिनका पेटेंट होता है, एक तरह से समझ सकते हैं कि एकाधिकार होता है और उसका प्रोडक्शन हर कोई नहीं कर सकता है। जबकि जेनरिक मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है और कोई भी उसका अप्रूवल लेके और उसका प्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जेनरिक मेडिसिन सस्ती भी होती हैं, ब्रांडेड को कहते हैं कि पेटेंट है या महंगे हैं। तो इसको आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है। और वैसे भी अपने नॉलेज के लिए भी आप जान सकते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो ये पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
3 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आपको कम से कम, हमने पहले भी बताया हुआ है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स में, कम से कम 2 से 3 पेज आपको इसमें लिखना ही है। हिंदी में पता है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में बताया तो इंग्लिश में भी लिखिए। इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा है कि आप उसको हिंदी में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। लिस्ट द क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्ट एज पर DNC, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है आयात से, मतलब विदेश से मंगाने से? तो उसमें जैसे स्प्यूरियस ड्रग सुना होगा आपने, मिस ब्रांडेड ड्रग सुना होगा, एडल्टरेटेड ड्रग। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशल ड्रग्स हैं जो कि मतलब कि किसी इंडिविजुअल्स के लिए या कोई उसमें नार्कोटिक एजेंट है, तो उन सभी का इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है टोटली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू DNC, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। डिस्क्राइब CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज ऐसे लैब्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अन किए जाते हैं। और हमारा CDL जो है कसौल में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। कसौल एट हिमाचल प्रदेश। तो CDL क्या होते हैं, आप उस पे CDL लिखिएगा, कहाँ सिचुएटेड है, डेफिनेशन लिखने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव या फंक्शन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द शेड्यूल KN and X। आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, पूरे A से लेके Z तक शेड्यूल है, इसमें हमने 3 ही इंपॉर्टेंट पूछा है, KN and X। तो K बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जिनका की एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मतलब इनको छूट दिया जाता है कुछ गाइडलाइन से या कुछ निर्देश से, जो कि अगर ये फॉलो नहीं भी करते हैं फिर भी उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन क्या होता है? रिक्वायरमेंट टू रन अ फार्मेसी, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है किसी भी एक दवा की दुकान को चलाने के लिए, तो वो किस में दिया गया है? पूरे शेड्यूल एन में दिया गया है। और ये लास्ट शेड्यूल एक्स है। शेड्यूल एक्स में आपकी साइकोट्रॉपिक ड्रग, क्या कर सकते हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जो कि हैबिचुअल फॉर्मिंग नेचर रखते हैं, मतलब आप अगर उसको लगातार यूज कर रहे हैं तो वो हैबिट फॉर्म करते हैं। ठीक है, हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, तो वो शेड्यूल एक्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पोजेशन, पोजेशन फॉर सेल्स एंड सेल ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919। पॉइजन एक्ट 1919 में आया था। और पोजेशन मतलब होता है बेसिकली एकाधिकार। और पॉइजनस ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि नुकसानदेह है या फिर एक तरह से लीथल है, डेथ कॉजिंग है, तो उसके लिए पॉइजन एक्ट लाया गया 1919 में। तो उसी के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ FSSAI। FSSAI आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स पे देखा होगा या मेंशन रहता है या इसका लाइसेंस भी लेना होता है। तो ये क्या होता है? बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया गया, वो आप लिखिएगा कि ये खाद्य से रिलेट करता है, बेसिकली डील करता है, और उसके क्वालिटी को और जो भी उसके सेल्स हैं उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हम्म, ये वाले क्वेश्चन, ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है कि कैसे किसी भी एक फॉर्मुलेशन का प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो आप एक जगह तैयार कर लेंगे तो दोनों जगह आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंशन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय RMP एज पर MTP एक्ट। RMP मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड MTP मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जिसके अंतर्गत आप MTP करा सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब द ई गवर्नमेंट्स इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस।
ई गवर्नमेंट बेसिकली आप ई से इंटरनेट याद रख सकते हैं कि इंटरनेट पे जो भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या उसके साइड इफेक्ट्स या उसके यूज डिसयूज के बारे में गवर्नमेंट ओपनली बताना चाहती है, तो वो ई गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आता है। जो भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वहां वो मेंशन रहता है। और उसे कहते हैं GRP, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। एक आपने टर्म सुना होगा, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको कमेंट करके बताना है कि GMP कौन से शेड्यूल में आता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का क्या फंक्शन है? बेसिकली फंक्शन ये है कि हम ब्लड स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें अर्जेंसी होती है, जरूरत होती है, तब हम वहां से ब्लड ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यही बेसिक फंक्शन है ब्लड बैंक का। तो उसमें आप 5 से 6 पॉइंट याद कर लेंगे और उसको इलेबोरेट करके कंप्लीट लिखेंगे। इसके अलावा ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आता है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कि ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आता है। जल्दी से पता करिए और कमेंट करके हमें बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ भी फार्मा इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जिसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, या कह सकते हैं कि उनका इस्तेमाल लैंड फिलिंग में या इंसिनरेटर के थ्रू उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो वही कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं और उनको कैसे डिस्पोज करते हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस जो कि हमारे मेडिकल लाइन में यूज होते हैं, वो क्योर करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। तो उसके कौन कौन से टाइप हैं, बेसिकली क्लासेस हैं 3, वो आपको इसमें लिखना है, मेंशन करना है। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि मेडिकल डिवाइस का पहले आप डेफिनेशन लिखें और फिर उसके बाद आप टाइप्स लिखें, तो उससे और अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपका एग्जामिनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेडेस्को। सेडेस्को जो है हमारी गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली काम है ड्रग अप्रूवल या क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया में, या जो भी ड्रग सेल आउट हो रहे हैं, उन पे एक तरह से नजर रखना, उनको अप्रूव करना कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी। इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी का काम होता है कि जो भी हम एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उनके साथ कोई हम क्रुएल्टी या बर्बरता तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इस कमेटी से आपको परमिशन लेना पड़ता है एनिमल स्टडी करने से पहले। तो उसका फंक्शन होता है कि वो देखती है कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं और कौन सा एनिमल चाहिए, किस ब्रीड का चाहिए, तो वो सारी चीजें इन्हीं को देखना रहता है। तो इनके फंक्शंस आपको इसमें लिखने हैं। तो इसमें भी आप पहले डायरेक्ट फंक्शन न लिख के पहले आप कोशिश करिए कि ये IAEC क्या होता है वो बताएं, पहले 3 से 4 लाइन, और उसके बाद फिर आप फंक्शंस लिखिए कि उसके क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस में 5 से 6 पॉइंट लिखना है, याद कर लेना है, और उन्हीं को 2 से 3 पेज में कवर अप कर देना है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स को शॉर्ट्स में लिखना है। ड्रग, ड्रग क्या होते हैं? ड्रग एक ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने बीमारी को ठीक करने में करते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे कि ड्रग आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर इंटेंडेड टू यूज टू क्योर, डायग्नोस डिजीज और डिसऑर्डर। किसी भी डिजीज और डिसऑर्डर को पता करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद कर लेंगे, एनीथिंग इंटेंडेड टू रब ऑन स्किन टू ब्यूटीफाई एनी पर्सन। किसी चीज की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और फार्मास्यूटिकल्स में उसे कॉस्मास्यूटिकल्स के नाम से जाना जाता है। वो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो आप इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन हमने जिस भी वर्क के लिए रखा है वो उसका डिग्री होल्डर है या नहीं, डिप्लोमा होल्डर है या नहीं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके पास स्किल है या नहीं। तो वो होता है क्या? क्वालिफाइड पर्सन, जिसके पास सारे स्किल्स होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रोहिबिटेड हैं, प्रतिबंधित है, जिनको आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दवाएं या रेमेडीज हैं जिनका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो उसी को लिखना है कि कौन कौन से क्लास के दवाएं प्रतिबंधित है। जैसे कि शेड्यूल एक्स की दवाएं, नार्कोटिक्स दवाएं, उनका प्रचार प्रसार कभी भी नहीं कर सकते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज भी अलग से भी पूछा जाता है कई बार, और इसी में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे इसमें। तो ये दोनों हो गया सेक्शन में, हमारे सेक्शन सी एंड सेक्शन बी के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन ए, जिसमें हमने पहले भी बताया हुआ है कि वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपने पिछले साल भी पेपर दिया होगा, इस साल भी इतने सारे पेपर दे दिए हैं। तो इसमें वन वर्ड आंसर आते हैं, ट्रू फॉल्स आता है, और साथ ही साथ वन सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें चार चीजें होती हैं, एक तो वन सेंटेंस क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, और ट्रू फॉल्स, एंड देन एमसीक्यू। तो ये चारों तरीके से पूछा जाता है, तो आप उस तरीके से तैयार करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट पे शॉर्ट नोट लिखना है कि पॉइजन एक्ट क्या होता है। तो पॉइजन एक्ट आप लोग पढ़ लेंगे। पॉइजन एक्ट एक तरह का धारा है, जिसमें कोई भी दवा अगर लीथल है या डेथ कॉजिंग है, तो उसे पॉइजन एक्ट के तहत रखा जाता है या हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि सिचुएटेड है गाजियाबाद में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, तो वो भी याद कर लीजिएगा, कई बार हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैंक इज अ कलेक्शन सेंटर ऑफ डोनेटेड ब्लड वेयर इट इज स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर लेटर यूज इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जगह कौन सी होती है जहां पे ब्लड को रखा जाता है, डोनेट किया हुआ ब्लड? वो ब्लड बैंक होता है, जो हमने पहले भी बताया है कि उसका आपको शेड्यूल पता करके किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? किस ईयर में पास किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था आपका 1986 में। तो ये आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। इसमें ईयर ही 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट हमने बताया पहले भी, जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग में भी, कि पेटेंट मतलब आपने कोई चीज खोजी और उसको अपने नाम पे दर्ज करा लिया, उसी को पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। ये आपने इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर दे दिया है, उसमें भी पढ़ा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है या एक्ट कब पास हुआ था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पास हुआ था वो 2005 में हुआ था। उसके बाद है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। सीडीएल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये कसौल हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कसौल हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है, व्हाट इज शेड्यूल जी? शेड्यूल जी क्या होता है? ऐसे ड्रग जो कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको आप डायरेक्ट ओटीसी ड्रग की तरह नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, फार्मेसी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। किस ईयर में फार्मेसी एक्ट आया था? ये तो शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि 1948 में आया था, आजादी के 1 साल बाद। उसके बाद है, फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA। तो CPSCEA ये बेसिकली एनिमल एथिक्स कमिटी ही है, जैसे हमने इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी पढ़ा, IAEC। तो इसका फुल फॉर्म होता है, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। जो भी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसी की देखरेख करती है ये संस्था। नेक्स्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज। सभी को पता है, सभी लोग वही कोर्स कर रहे हैं,
जो कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है, डी फार्मा। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज बायोएथिक्स। एथिक्स हमने बताया है, वही इसी को बायोएथिक्स कहा जाता है कि जो भी हम अपना बिहेवियर नेचर या ट्रूथनेस और हेल्पिंग नेचर रखते हैं वही सभी क्या है, बायोएथिक्स है। उसके बाद है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीटैब। डीटैब एक एडवाइजरी बोर्ड है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये सिडिस्को के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद है स्प्यूरियस ड्रग्स। स्प्यूरियस ड्रग्स ऐसे ड्रग होते हैं विच आर मिस लेबल्ड, जिनका लेबलिंग सही नहीं होता है या गलत तरीके से लेबल किया जाता है, उसे कहते हैं स्प्यूरियस ड्रग। नेक्स्ट है डिफाइन फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? तो फार्माको विजिलेंस एक डिपार्टमेंट है जो कि ड्रग के मार्केट अप्रूवल के बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस करता है, उस पर नजर रखता है, देखता है कि ये ड्रग लार्ज पॉपुलेशन में या किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में कोई रिएक्शन तो नहीं दे रही है या एडियात तो नहीं दे रहा है, तो वो हम रिपोर्ट करने कहाँ जाते हैं, फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस डे भी मनाया जाता है कॉलेजेस में। ठीक है, तो आप इससे याद रखेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। तो ये ऑल अबाउट था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम दो चीजें और बताना चाहते हैं आपको। एक तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड से होंगे, बहुत सारे यूपी बोर्ड से होंगे, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या इंग्लिश समझने में दिक्कत है, तो वो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सीसी करके। अगर आप वो ऑन कर देते हैं तो जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है वो आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी बोला जा रहा है वो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप सबको वॉच आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी लॉ एंड एथिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो जूरिस्प्रूडेंस का ये जो लेक्चर अपलोड हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के तहत हुआ है, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी वही सारी चीजें, बेसिक डिफिनेशंस दिया हुआ है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस मीन्स क्या होता है, तो जूरिस्प्रूडेंस मीन्स द स्टडी ऑफ लॉ रिलेटेड टू फार्मेसी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट में है, हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी का बैच स्टार्ट हो चुका है और लगातार उस पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो यूपी जीके भी पढ़ाया जा रहा है और कंप्यूटर का भी, उसमें हम लोग बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें, इससे हमें इन्हांसमेंट होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।